जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके सभी प्यारे से यूट्यूब चैनल RS स्टडी 81 पे। तो कहते हैं कि कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो ये मेरी पहचान लिख देना। उठाना मेरा टाइगर कमांडो और मेरे छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। कोई पूछे पागल था वो कौन, तो भगत सिंह और क्रांतिकारियों का चेला और इनकलाब का गुलाम लिख देना। और बचा हो मेरे जिस्म में लहू, और बचा हो अगर मेरे जिस्म में लहू, निकालना उसे फेंकना और माँ तुझे सलाम लिख देना। तो दोस्तों, मैं हूं रविंद्र यादव और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो आज मैं चर्चा करने वाला हूं क्लास 10th के साइंस के जो है आपके दिए गए अंशाल पेपर के कुछ क्वेश्चनों की। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 20 बहुविकल्पी OMR जो क्वेश्चन थे मैं उनको करवा दिया था। और आज मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के दिए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चाएं करने वाला हूं। तो दोस्तों चलते हैं और आपकी चर्चा करते हैं इस बेहतरीन टॉपिक पे। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए चर्चाएं करते हैं आपके इस जो है बेहतरीन टॉपिक पे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहला यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका कि एक कक्षा में श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को ठीक से नहीं देख पाता है। बता रहा है कि एक छात्र कक्षा में श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को ठीक से नहीं देख पाता है। हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं बगल में लिख देता हूं। लिखा है कि एक कक्षा में श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को ठीक से नहीं पढ़ पाता है। दिया है नहीं देख पाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसके आंख में कौन सा दोष है। इसको आगे क्वेश्चन कर रहा है, इसको कैसे दूर किया जाता है, कैसे दूर किया जा सकता है। ये आपका मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन एक शानदार दिया हुआ है 4 नंबर का। ठीक, और आप जानते हैं कि ये चैप्टर मानव नेत्र के यहां से उठाया है। कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि एक कक्षा में श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को ठीक से नहीं देख पाता है। कौन? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ एक छात्र है। एक छात्र कक्षा में श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को नहीं देख पाता है। तो आप जानते हैं और नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूं कि एक स्वस्थ मनुष्य के लिए न्यूनतम कम से कम जो है दूरी जो होती है देखने की, वो मेरे प्यारे बच्चों देखने की जो क्षमता होती है, दूरी होती है, उसको न्यूनतम माना जाता है आपका 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। और कहीं न कहीं इसका अर्थ यह है कि जो बच्चा पढ़ने के लिए बैठा हुआ है वो श्यामपट्ट पे देख रहा है, वह 25 सेमी से दूर स्थित है। 25 सेमी से दूर स्थित है, इसलिए उस श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को स्पष्ट देख पा नहीं रहा है। यह आपका पहला कारण हो गया। दूसरा कारण मेरे प्यारे बच्चों, इस बच्चे के अंदर अगर आपसे दोष पूछा जाए तो आप जानते हैं कि दोष तो मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें फेमस केवल 3 नहीं है। एक निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती हैं, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। एक अगला नाम आता है जरा दृष्टि दोष। और मेरे प्यारे बच्चों, जरा दृष्टि दोष जो होता है उसमें व्यक्ति को नजदीक के साथ साथ दूर की भी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। यानी जिनमें निकट दृष्टि और निकट दृष्टि, दूर दृष्टि दोनों दोष पाए जाते हैं, उन्हें हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं।
अब आते हैं आपके क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन लिखा है, इस लड़के के अंदर जरा जो है मेरे प्यारे बच्चों, जरा दृष्टि दोष है कि निकट दृष्टि दोष है कि दूर दृष्टि दोष। अभी मैंने आपको समझाया कि निकट दृष्टि दोष का अर्थ है निकट का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ क्वेश्चन के कहने का अर्थ या सेंस यही निकलता है कि जो बच्चे से ब्लैक बोर्ड या सैमपट की जो दूरी है वह दूर है। अब उस व्यक्ति को या उस बच्चे को, उस छात्र को दूर तक का नहीं दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ है कि आप बताएंगे कि उसके अंदर कौन सा दोष है मेरे प्यारे बच्चों? उसके अंदर है निकट दृष्टि दोष। कौन सा? निकट दृष्टि दोष है, जिस कारण वह उस श्यामपट पर लिखे अक्षरों को पढ़ पा नहीं रहा है। अब थोड़ा सा आपको डिटेल से मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं समझाने की आपको कोशिश करूं, तो अगर डिटेल से समझाऊं तो आपको छोटा सा फिगर बना के समझाते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है, ये सपोज दैट एक ऐसे इस प्रकार से ऐसे बनी हुई आपकी आंख है, मान लीजिए ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा सही स्पष्ट बन नहीं पा रहा है, फिर भी चलिए कोशिश करेंगे एक बार तो बेहतर बन सकता है। यह आंख है। अब करते क्या है, पीछे आपको पता है यहाँ पे लेंस लगा होता है और यहां से प्रकाश ऐसे सीधा जाती है, अनंत से आती है और आके ये आके पीछे रेटिना पर मिलती है, रेटिना पर मिलती है। और दूसरा चीज में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये ऐसे होके और यहां से ऐसे, ये आपका ये ऐसे बना, ऐसे आपका ये लेंस है और यहां से अनंत से ऐसे जाती है प्रकाश और यहाँ आके ऐसे सट जाती है, एक दूसरे को यहाँ काट देती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे एक और फिगर बना के अगर आपको समझाऊं, बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने का काम करेंगे आपको। यहां से ऐसे कर दूं, यहां से ऐसे, और ये आपकी आंख है और इसमें लगा हो क्या आपका लेंस। और जब अनंत से ऐसे जाती है, ये भी अनंत से ऐसे जाती है, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों एक लगाते हैं हम लोग अवतल लेंस। क्या लगाते हैं? अवतल लेंस। जो यहां मान लेते हैं कि ये ऐसे डाल करके यहां से ऐसे जाके ये एक दूसरे को रेटिना पर काटती हैं और ये ऐसा एहसास होता है कि एक एफ यानी फोकस से ये दोनों रेखाएं आती हुई प्रतीत होती हैं। एकदम 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो फिगर के साथ अब बेहतरीन बताएंगे। फिगर नंबर ए, फिगर नंबर आपका बी, फिगर नंबर आपका सी। पहले वाले में देखें आप, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों एक नॉर्मल कंडीशन दिया हुआ है कि व्यक्ति के अंदर कोई दोष नहीं है, तो फिगर ये बनेगा। ये आंख, ये लगा हुआ इसके अंदर लेंस, जानते हैं मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस लगा है आपका। अब यहां से प्रकाश दोनों अनंत से जाती हैं और जाके आपके आंख की रेटिना पर बनती हैं। जब आंख की रेटिना पर बनती है यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। स्थिति नंबर सेकंड में मेरे प्यारे बच्चों अगर आप देख पाए तो यहाँ पे रेटिना पे बनने के बजाय यह रेटिना से पहले ही बन जाती है। और रेटिना से पहले बनने का अर्थ ये हो गया, मैं अगर डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करूं तो इसका अर्थ यह है कि यहाँ पे जो ये वक्रता त्रिज्या है वो बढ़ चुकी है, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा लेंस का व्यास बढ़ चुका है। जब लेंस का व्यास बढ़ता है तो जो दोनों अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें वो एक दूसरे को पहले ही काट देती हैं। जब एक दूसरे को काटने का आप बताएंगे कि इस पर इसमें घटना यह कि वक्रता त्रिज्या, वक्रता क्या मेरे प्यारे बच्चों, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। जब वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है तभी उस बच्चे को निकट दृष्टि दोष होता है और निकट दृष्टि दोष के कारण वह बच्चा श्यामपट पर लिखे अक्षरों को नहीं बता पाता या नहीं पढ़ पाता है। बस भाई, अब क्या बताया मैंने आपको कि त्रिज्या बढ़ती है तो वह रेटिना पर न काट के रेटिना से पहले ही काट देती है। बस में आ गई। अब इसके बाद हम लोग अगर इसको रेटिना से पहले अगर काटती है और हम चाहते हैं कि यह रेटिना पर जाके काटे, तो आप जानते हैं कि दोनों लेंस में एक उत्तल जो आपका लेंस होता है प्रकाश को बटोरता है या फैलाता है, और एक अवतल लेंस है बटोरता है या फैलाता है। अब आपके ऊपर डिपेंड है, जैसे अभी समझाया कि निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर का दिखता है लेकिन निकट का नहीं दिखता है। क्लियर? डाउट में आप पढ़ेंगे 100%। उसी तरह यहां कि वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है तो व्यक्ति का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों दिमाग में अब रखेंगे कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं।
क्यों दिमाग में धैर्यता सोचेंगे, ग्राफ बनाएंगे कि क्यों कैसे याद करेंगे इसको। तो आप जानते हैं कि अवतल लेंस की खूबी होती है, यह प्रकाश ऐसे जाए तो फैला देता है, प्रकाश ऐसे जाए तो फैला देता है, प्रकाश ऐसे जाए तो फैला देता है, प्रकाश ऐसे जाए तो फैला देता है। फैलाने का अर्थ क्या है कि प्रकाश ऐसे जाएगा तो ये पहले ही काट रहा था, जब यहां आप लगा देंगे एक लेंस तो ये फैलाएगा, और जब फैलाएगा तो ये पहले ही ना काट के ये बाद में जाके काटेंगे, है कि नहीं। जब ये फैलाएगा तो ये पहले ही ना काट के बाद में काटेंगे। तो इस तरीके से आप दिमाग में अगर थोड़ा सा दिमाग में ग्राफ बना के बैठाएंगे, रटेंगे इस चीज को, तो बेहतरीन पकड़ सकते हैं कि अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ था, क्या लिखा था कि जो है नहीं देख पाता है तो इसके आंख में कौन सा दोष है, तब बताएंगे निकट दृष्टि दोष है। आगे कह रहा है इसको कैसे दूर किया जाता है, तो मैंने बताया आपको कि अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे तो यह आपका जो दोष है वह दूर हो सकता है। क्लियर। इस तरह से आप 3 फिगर बनाएंगे, थोड़ा बड़ा उसमें हिंदिया भी चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, उसके कारण भी बता देंगे, और इसके बाद बता देंगे कि उस व्यक्ति, उस बच्चे या उस छात्र के अंदर कौन सा दोष है। मेरे प्यारे बच्चों, तो निकट दृष्टि दोष है, जिसके वजह से वह निकट का तो देख पा रहा है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है। क्लियर। चलिए अब चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 2 की, और देखते हैं कि सवाल नंबर 2 आपका यहां क्या दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 2 में लिखा है कि कोहरे के समय वाहनों में सोडियम प्रकाश क्यों वांछित होता है। क्लियर। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लिखता हूं, लिखा है आपका कि कुहरे के समय, कुहरे के मेरे प्यारे बच्चों दिया है समय वाहनों में, किन में, वाहनों में लिखा है कि सोडियम प्रकाश, कौन सा प्रकाश, सोडियम प्रकाश मेरे प्यारे बच्चों लिखा है क्यों वांछित होता है, क्यों वांछित होता है, वांछित होता है। क्लियर। चलिए अब ये क्या चीज है, मेरी बातों को समझेंगे आप। थोड़ा सा ये हो सकता है क्वेश्चन आपकी बुक में कहीं ना कहीं दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं भी दिया हो तो कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा आपको। सबसे पहले ये जानिए, लिखा है कि कोहरा, आप जानते हैं कोहरा का अर्थ ये हो गया कि ज्यादा इस समय ठंडी पड़ रही है, कुएसा जिसको हम लोग भोजपुरी भाषा में बोलते हैं, उसको सिंपल कोहरा बोल रहा है। अब कोहरे के समय में आप देखते हैं लाइट जो प्रकाश होता है वो अधिक दूर तक नहीं दिखाई देता है, अधिक दूर तक नहीं दिखाई देता। क्यों कि कोहरा में छोटे छोटे बरसात के जो होते हैं कण, वो ऐसे चलते रहते हैं वायुमंडल में, जिससे प्रकाश निकलती है हमारे किसी टार्च से, वो टकरा के फैलती है, टकरा के फैलती है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि समय वाहनों में सोडियम प्रकाश, तो थोड़ा सा आपको यहाँ अजीब लग रहा होगा, सोडियम प्रकाश क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे सफेद प्रकाश होता है वैसे ही सोडियम प्रकाश होता है। उसकी खूबी, उसकी क्वालिटी ये होती है कि जो आपका सोडियम प्रकाश होता है वह उसकी तरंग बहुत अधिक होती है, और तरंग बहुत अधिक के साथ साथ उसकी 3 क्वालिटी, पहला उसका तरंग अधिक होता है, दूसरी उसकी क्वालिटी वह पीले रंग का होता है, तीसरी उसकी क्वालिटी होती है कि वह छोटे छोटे कणों से, कुएसे के कणों से टकराकर, धूल के कणों से टकराकर वो जल्दी फैलता नहीं है। इसलिए हम लोग अक्सर जो वाहनों में लगे जो बल्ब होते हैं उसको बताते हैं कौन सा होता है, सोडियम प्रकाश का, जो कि सीधा जाता है, वह उसमें क्वालिटी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों कि वह फैलता नहीं है, फैलता नहीं है सफेद श्वेत प्रकाश की तरह। क्लियर। ये क्वालिटी होती है। तो कह रहा क्यों दिया क्यों वांछित होता है, तो उत्तर देंगे आप, क्या उत्तर देंगे कि कोहरे के समय सफेद जो प्रकाश होता है, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सफेद जो प्रकाश होता है, सफेद प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, क्या तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, जिसके कारण कोहरे में भी रास्ते स्पष्ट दिखाई देते हैं, रास्ते स्पष्ट दिखाई देते हैं। क्लियर।
और ये वाहन चलाने वाले व्यक्ति के लिए एक अच्छा फायदा वाला चीज है, जो कि जो है यूज करने के जो भी हम लोग बल्ब में लगाते हैं। क्लियर? चलिए, तो आप क्या बताएंगे कि कोहरे के समय वाहनों में सोडियम प्रकाश क्यों वांछित यूज करते हैं? तो बताएंगे इसका कारण ये होता है सर, जिससे उसके लाइट के जलने से बहुत दूर तक कोई व्यक्ति देख सकता है कि आगे कोई वाहन आ रही है, या अंदर से बहुत दूर तक वह व्यक्ति देख सकता है कि उसके आगे कोई चीज आने वाली है, जिससे वह पहले से सावधान हो जाए। क्लियर? तो ये रहा आपके सवाल नंबर दूसरे का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले सवाल नंबर 3 पे, और सवाल नंबर 3 आपके फिजिक्स का बहुत शानदार एक जो है प्रतिरोध चैप्टर से है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा है कि निम्न परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात। चलिए बच्चों, तो बात करते हैं आपके सवाल नंबर दिए गए आपके 3 की, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लिखा है निम्न परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करें तथा सेल के सिरों के बीच वोल्टेज ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन आपका एक शानदार है और इंपॉर्टेंट, ये बेहतरीन आपका मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, और मैं इस क्वेश्चन की चर्चा आपको धैर्यता से कराऊंगा। बेहतरीन है क्योंकि, और ये क्वेश्चन को लगाएंगे आप तो आराम से शीघ्रता से मेरी एक एक चीजों को समझेंगे तो बड़ी आसानी से आप सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, आप धैर्यता से लिखेंगे कि चित्र से क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे चित्र से। मैं नाम देता हूं एक एक का करके, आपको धैर्यता से कौन क्या होगा। मान लीजिएगा आपको स्मॉल आर दिया है, इसको मान लीजिएगा R1, इसको मान लीजिएगा आप लोग यहाँ से R2, ये मान लीजिएगा R आपका 3 है, इसके बाद ये आपका R4 है, और ये आपका R मान लीजिए सपोज दैट 5। क्लियर? चलिए, करेंगे क्या, आप लिखेंगे आराम से धैर्यता से। देखा आपने फिगर में लिखा चित्र से, तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे चित्र से। आपको शीघ्रता से मैं समझाने की कोशिश करूं तो एक यहां से अगर खोलते हैं और यहां से खोलते हैं तो ये और ये अगर फिगर में समझा के मेरे प्यारे बच्चों आपको समझाऊं, देखिए ऐसे, और यहां से आपका बना हुआ ऐसे है, और ये आपका 2 ओम का, और ये आपका बना हुआ 3 ओम का, यानी R3, यानी आपका R3 और R4 दोनों किस क्रम में होंगे, श्रेणी में। यहां से यहां से आपके दिमाग में आ रहा होगा सर, यहां से यहां ये दोनों समांतर क्रम में नहीं, धैर्यता से यहां से खोलेंगे तो ये और ये दोनों किस में होंगे, आपके सिंपल देख पाएंगे समांतर क्रम में होंगे, नहीं श्रेणी क्रम में होंगे। किस क्रम में होंगे, श्रेणी लाइन से। तो आप बताएंगे चित्र से हमारा R3 व मेरे प्यारे बच्चों R4 जो प्रतिरोध है, कौन है, प्रतिरोध जो है वह किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो आप लिखेंगे R डैश इक्वल टू R3 प्लस आपका R4, यानी R डैश इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों R3 का अर्थ है 3 ओम, R4 का अर्थ है 2 ओम, यानी R डैश इक्वल टू 3 2 5 ओम। तो यहां से फिगर को आप थोड़ा सा बिगाड़ेंगे और फिर यहां से आप कहेंगे कि सर अब ये हमारे पास बनेगा कितने का मेरे प्यारे बच्चों, यहां से निकल के आ गया आपका, ऐसे बना देंगे कि सर यहां से मेरा निकल के आ गया ये 5 ओम। कितना, 5 ओम। अब यहां पे आपका जो R डैश इक्वल टू 5 ओम, यह R डैश और R आपका दिया गया 2, ये दोनों जो है आपके समांतर क्रम में होंगे। तो आराम से क्या लिखेंगे आप फिर नीचे कि सर हमारा R2 व R डैश किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में होंगे। जब समांतर क्रम में होंगे मेरे प्यारे बच्चों तो लिखेंगे आप 1/R डबल डैश, ना नाम को थोड़ा बदलते जाएंगे आप, डबल डैश इक्वल टू 1/, कितना मेरे प्यारे बच्चों 1/, आप लिखेंगे R2 प्लस 1/R डैश, यानी 1/R डबल डैश इक्वल टू 1/, R2 का अर्थ है कि 10, आप प्लस 1/, कितना आपका 5। आराम से शीघ्रता से करेंगे तो 100% सवाल को आप लगा देंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे 1/R डबल डैश इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों 10 और 5 का क्या वाला सर, 10, 10 एक कम 10 और 5 दूना के 10, यानी उत्तर आएगा आपका 3 और बटा में कितना 10। जब इसको आप R डैश डबल डैश के ऊपर करेंगे तो 10 ऊपर जाएगा और 3 के चलेगा आपका नीचे, यानी इसका मेरा प्यारे बच्चों अर्थ है कि R डबल डैश लाने का अर्थ है कि अब आप इन दोनों फिगरों को हटाएंगे और इनको हटा के लिखेंगे यहाँ पे तुल्य जो है अलग प्रतिरोध जोड़िए सर, इनको हटा के कौन सा मेरे प्यारे बच्चों, तो इनको हटा के जोड़ा जाएगा यहाँ पे एक प्रतिरोध बेहतरीन
आर डबल डैश इक्वल टू आपका 10 और बटा में कितना आपका 3 ओम। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसको और इसको ये दोनों फिर आ गए किस क्रम में, समांतर में। तो लिखिएगा R1 व आपका आर डबल डैश किस क्रम में है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर ये समांतर क्रम में है तो फिर लिखेंगे आप 1/r ट्रिपल डैश इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r डबल डैश। तो यहां से आएगा 1/r ट्रिपल डैश इक्वल टू 1/r1 के स्थान पे आपका मेरे प्यारे बच्चों 10 ओम और प्लस 1/10 बटा में 3 आपका ओम। 3 बाकी ऊपर जाएगा तो 1/r डबल डैश इक्वल टू 1 बटा मेरे प्यारे बच्चों 10 ओम और 3 जब ऊपर जाएगा तो जाएगा 3 बटा में 10 आपका ओम। यानी कहेंगे आप 1/r ट्रिपल डैश इक्वल टू 3 1 4 और बटा में आपका 10 ओम। काटेंगे 2 के नियम से 2 दूना के 4 और 2 5 10 यानी आएगा 2 बटा कितना मेरे प्यारे बच्चों 5, 2/5। आराम से देखते रहिएगा। और इसके बाद आपने देखा, क्या देखा आपने मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे आ गया 1/r ट्रिपल डैश इक्वल टू 2/5। यानी इसका अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों कि r ट्रिपल डैश करेंगे तो 5 ऊपर जाएगा और 2 कहां चला गया आपका नीचे, इतना आ गया। यानी फिर से आप क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, फिर से फिगर को हल्का से घुमाएंगे और इसको फिर से हटा के इन दोनों को हटा के अब यहाँ पे केवल एक जोड़ेंगे जो कि आपका यहाँ रिजल्ट निकल के मेरे प्यारे बच्चों आया है कितना, आया 5 और बटा में 2 ओम, 5/2 ओम और इसका आपने नाम दिया था r ट्रिपल डैश। क्लियर। अब केवल लास्ट स्टेप बचा हुआ है, करना क्या आपको, आराम से बैटरी के पास से एक माइनस वाला सिरा और एक कौन सा प्लस वाला सिरा जब खोलेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे दोस्तों आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको R5 कितना आपका 1 ओम। आगे जाएंगे तो आपने लाया R आपका ट्रिपल डैश इक्वल टू 5/2 ओम। इसके आगे आपने पाया कि आया था आपका R स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध R इक्वल टू 0.5 और लास्ट में आपका प्लस सिरा। तो अब ये तीनों जो होंगे खोलेंगे तो बन जाएंगे किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। बस आराम से कर लेंगे। तो लिख लीजिएगा क्या सर, R5 कामा R हमारा ट्रिपल डैश व स्मॉल r किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। बस आ जाएगा आपका आंसर डायरेक्ट एकदम, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है तो मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे आप तुल्य प्रतिरोध, क्योंकि सब प्रतिरोध निकाल चुके हैं, लास्ट बचा है तो कहेंगे तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू, क्योंकि श्रेणी क्रम में है तो R ट्रिपल डैश प्लस आपका यहां से हो जाएगा R5 प्लस आपका स्मॉल r। मान रखिए फटाफट। तो मेरे प्यारे बच्चों R ट्रिपल डैश का मान आपने देखा 5/2 प्लस यहां से R5 का मान आपने देखा कि कितना था 1 और प्लस R का मान था 0.5। तो यहां से लिख सकते हैं आप R इक्वल टू 5/2 प्लस 1 रुपया 0.5 पैसा यानी 1.5। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों कि R इक्वल टू 5/2 और प्लस ये 10 हटाएंगे 15/10, 5 यानी 15 और 5 गुना के 10 यानी R इक्वल टू 5/2 और प्लस 3 बटा मेरे प्यारे बच्चों 2 होगा। ठीक है, 2 का लॉसा लेंगे तो आप पाएंगे सिंपल आपका 2 और 5 में 3 जोड़ देंगे मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा 8, यानी इसको लिखेंगे 8/2, काटेंगे तो आपका मेरे प्यारे बच्चों यहां से तुल्य प्रतिरोध जो निकल के आने वाला है वो आपका निकल के आएगा R इक्वल टू 4 ओम। क्या आएगा R इक्वल टू आपका 4 ओम। ठीक है, अब आराम से धैर्यता से आपसे पूछा था कि परिपथ में धारा का मान बताइए, तो नीचे आराम से लीजिएगा परिपथ में क्या मेरे प्यारे बच्चों, परिपथ में धारा का मान। धारा का मान फार्मूला जानते हैं, ओम के नियम से लिख सकते हैं आप लोग I बराबर V/R। और जो वोल्टेज दिया था कितना लगा था 12 वोल्ट, तो आराम से लिखेंगे ऊपर 12 और नीचे कितना 4 लाए हैं तुल्य प्रतिरोध 4 × 12 यानी इस परिपथ में बहने वाली जो धारा होगी मेरे प्यारे बच्चों कितना एम्पियर, तो आप बताएंगे कितना एम्पियर आपका 3 एम्पियर। ठीक, ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसमें पूछा था आपसे कि इस परिपथ में लगाए गए जो इसमें इस परिपथ में बहने वाली कुल धारा के द्वारा उत्पन्न वोल्टेज का मान बताइए।
क्लियर। तो आराम से यहां से इस सवाल पे ध्यान देंगे, ये नहीं कि बस केवल आप निकाल के आई छोड़ दे तो गलत है, क्योंकि दो क्वेश्चन दिए ना, तो दोनों के देने पर नंबर कट जाएगा अन्यथा। तो लीजिएगा, इस परिपथ में वोल्टेज का मान, इस परिपथ में मेरे प्यारे बच्चों क्या अधिकतम वोल्टेज का मान, आराम से शीघ्रता से लिखेगा, अधिकतम लिखेंगे आप वोल्टता का मान, वोल्टता का मेरे प्यारे बच्चों मान, तो लिखेंगे अधिकतम वोल्टता का मान V डैश इक्वल टू, एक फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं V डैश इक्वल टू E प्लस आई इंटू आर के, यानी यहाँ V डैश है नया वोल्टेज, E क्या है, इसको बोलते हैं अधिकतम वोल्टेज, या इसी को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों विद्युत वाहक बल, पास में आ गया, और प्लस लिखा है I इंटू आर, आई इंटू आर, तो आई मीन्स वही आपकी धारा कितनी बह रही है, और आर मीन्स जो प्रतिरोध लिए थे, तो ई का अर्थ है अधिकतम, अधिकतम कितना था मेरे प्यारे बच्चों 12, और इसके बाद प्लस आई मीन्स धारा कितनी बह रही थी, धारा आपने निकाला 3 एम्पियर का, तुल्य प्रतिरोध क्या था मेरे प्यारे बच्चों, तो 4 आया था, कितना आया था 4, तो यहां से आराम से निकालेंगे तो आएगा आपका 12 को 12 प्लस 3 चौको 12, यानी 12 12 कितना आपका 24 वोल्ट, कितना होगा 24 वोल्ट, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहां से फार्मूला याद करेंगे आप कि इस परिपथ में अधिकतम वोल्टेज का मान V डैश इक्वल टू E प्लस आई इंटू आर के, ठीक। ये फार्मूला अगर कहीं ना कहीं आप याद के रहेंगे तो आपसे सवाल बहुत आसानी से लग जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको काफी बेहतर समझ आएगा मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको क्वेश्चन अगर कॉपी करना होगा तो आराम से शीघ्रता से एक एक करके पहले वीडियो को समझेंगे आप, इसके बाद समझने के बाद आराम से शीघ्रता से वीडियो को रोक के और ध्यान से आप लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं लगाया हूं वैसे क्वेश्चन को अगर आप कॉपी कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए तो चलते हैं इसी तरह धीरे धीरे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है। और अगला क्वेश्चन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि प्रतिरोध से ही रिलेटेड है वो भी, और इस तरह के सवाल बहुत आसान होते हैं, केवल कोशिश करेंगे तो सवालों को बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। और देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, जैसा कि आप अपने इस बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, और यहाँ आपके बोर्ड पे क्वेश्चन जो चौथा वाला आपका दिया है वो मेरे प्यारे बच्चों दिया है कि यह दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे, कि मेरे प्यारे बच्चों लिखा है कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध, पहला क्वेश्चन 9 ओम हो और दूसरा क्वेश्चन 4 ओम हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं फिर समझाता हूं। लिखा है यह दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि 3 प्रतिरोधकों, 3 किसको, तो दिया आप लोग को 3 प्रतिरोधकों को मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है आप लोग से कि किस प्रकार क्या करना है, तो कह रहा है किस प्रकार संयोजित करें, किस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों लिखा है कि संयोजित करेंगे कि कह रहा है आपसे कि प्राप्त संयोजन का मेरे प्यारे बच्चे पूछ रहा है प्रतिरोध, प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध कह रहा है पहला क्वेश्चन कि या तो 9 ओम आए और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 4 ओम आए, यह आपका क्वेश्चन है, ठीक है। कुल मिला जुला के ये कहना चाहता है आप लोग से क्वेश्चन कि 6 ओम का प्रतिरोध लीजिए, क्या लीजिए 6 ओम का प्रतिरोध, और उनको 3 भागों में बांटिए, यानी 6 ओम का आपको 3 प्रतिरोध देते हैं, उन प्रतिरोधों को ऐसे आप अपने मन से जोड़िए कि जोड़ने पर उसका जो आंसर आना चाहिए वो 9 ओम आना चाहिए, कितना 9। तो आप पहले आराम से शीघ्रता से क्वेश्चन में लिखिएगा हॉल में कि माना, क्या माना मेरे प्यारे बच्चों, माना R1 इक्वल टू 6 ओम, R2 इक्वल टू 6 ओम और R3 इक्वल टू देखिए आप लोग का 6। ये कह रहा है आपको मानना ही पड़ेगा कि 6 ओम।
अब हमें सोचना है कि तीनों को किस तरह से जोड़ें कि उत्तर 9 आ जाए। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे आप, तो श्रेणी क्रम जानते हैं कि r इक्वल टू R1 प्लस मेरे प्यारे बच्चों R2 प्लस आपका r क्या होगा 3, यानी 6 6 6 6 12 6 18, यानी ये आंसर गलत होगा। ये आंसर क्या होगा? गलत, यानी 18 श्रेणी क्रम में 3 आएगा नहीं। इसमें अगला चेक करिएगा, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस मेरे प्यारे बच्चों 1/r2 प्लस 1/r3 हो गया, 3 हो गया। अब लिखिए 1/r इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस मेरे प्यारे बच्चे 1/6 1/r इक्वल टू लॉस लेंगे 6 आएगा, और ये 3 से काट देंगे, आएगा 1/r इक्वल टू 1/2, यानी r इक्वल टू क ओम 2 ओम, सॉरी r इक्वल टू क्या आएगा आपका 2 ओम। अब मेरे प्यारे बच्चों जब ये आपका निकल के आ रहा है क्या r इक्वल टू 2, और यह आंसर 9 ओम है, यानी ये भी गलत है। यानी क्या बात है, बड़ा गिर रहा है ये। तो यानी इसका क्या अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों? इसका अर्थ है कि न तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं और न तो समांतर में, किनको? इन दिए गए तीनों को। तो करेंगे क्या? कर रहे हैं कुछ कि अब दिमाग लगाइए। दूसरा ऑप्शन कि ऐसा करिए कि 2 को जोड़ दीजिए श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? 2 को श्रेणी क्रम में और नीचे 1 को जोड़ दिए समांतर क्रम में। देखिए आता है क्या, सोचना है केवल। ये कर लेंगे 6 ओम, ये कर लेंगे 6 ओम, ये कर लेंगे 6 ओम। मान लीजिएगा ये R1 है, और ये मान लीजिएगा सिंपल बाबू मेरे प्यारे बच्चों R2 है, और ये मान लीजिएगा आपका क्या है R3। क्लियर? तो क्या करेंगे आप, अब आराम जोड़िए। R1 व किसको? R1 व R2, R1 व R2 किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में है, जब श्रेणी क्रम में है तो क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे कि R इक्वल टू या R डैश इक्वल टू क्या मेरे प्यारे बच्चों? यहां से लिखेंगे आप लोग R1 प्लस आपका R2, यानी R डैश इक्वल टू कितना? R1 का अर्थ है कि 6 ओम प्लस आपका ये 6 ओम, यानी R डैश 6 6 कितना? 12। कितना हो गया? 12। अब ये आ गया 12 ओम, अब ऊपर आपका मिल गया 12 ओम, और नीचे कितना रह जाएगा आपका 6। तो लिखेंगे आप आगे नीचे R डैश व आपका R3। मान लेते हैं कि समांतर क्रम में है। किस क्रम मेरे प्यारे बच्चों? समांतर क्रम में है। तो जब समांतर क्रम में होगा तो लिखेंगे 1/r इक्वल टू 1/r डैश प्लस 1/r कितना का 3। सॉल्व करिए इसको, देखिए क्या रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे 1/r इक्वल टू 1/r डैश का अर्थ क्या है? आपने अभी लाया 12 प्लस r कितना था ये 6। अब इन दोनों का लॉसा लेंगे तो आप पाएंगे कितना? आपका सिंपल 12। क्या मिलेगा आपको? 12। अब 12 1 कम 12, 6 दूना के 12, यानी उत्तर आएगा आपका 3 बटा में कितना? 12। काटेंगे तो आएगा 1/4, 1/4, यानी 1/r इक्वल टू आ गया मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या? यहां से मिल गया आपको 1/4, यानी r इक्वल टू 4 ओम। और आपसे क्वेश्चन बोला था कि क्या आ जाए, या तो आपका आंसर आना चाहिए क्या मेरे प्यारे बच्चों? या तो आपसे क्वेश्चन बोला था कि आना चाहिए आपका या तो 4 ओम आए या तो 9 ओम। तो आप बताएंगे कि दूसरे का आंसर होगा कि 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में और 1 प्रतिरोध को समांतर क्रम में अगर रख के जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा उत्तर क्या आएगा आपका 4 ओम। ठीक, चलिए एक तो आंसर आ गया। अब 9 वाला आ गया तो इसे विपरीत कर दीजिए, देखिए शायद आ जाए। विपरीत करने का क्या अर्थ मेरे प्यारे बच्चों? कि एक को आपका समांतर क्रम में, दूसरे वाले को भी समांतर क्रम में, और एक को जोड़ दीजिए किसमें? श्रेणी में। देखिए ठीक विपरीत है इसका। ये मान लीजिए R1 बराबर 6 ओम, ये मान लीजिए आपका R2 बराबर 6 ओम, और ये मान लेंगे आप R3 बराबर कितना मेरे प्यारे बच्चों? 6 ओम। तो आप लिखेंगे R1 व क्या मेरे प्यारे बच्चों? R2 किस क्रम में है? ये आपके दिए गए समांतर क्रम में है। तो जब इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे आप तो क्या पाएंगे? जोड़ने पर 1/r इक्वल टू r डैश इक्वल टू 1/r1 प्लस मेरे प्यारे बच्चों 1/r2, यानी 1/r डैश इक्वल टू 1/r1 का अर्थ है 6 प्लस 1/6, यानी 1/r डैश इक्वल टू लसा लेंगे 6 आएगा, 1 प्लस 1, यानी मेरे प्यारे बच्चों आएगा 2/6, 2 तिहाई 6, 1 क्या आएगा? 3। यानी आप क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? यहां से कहेंगे आप कि 1/r डैश इक्वल टू 1/3, यानी r डैश इक्वल टू 3 ओम आएगा। r डैश इक्वल टू 3 ओम, यानी इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 ओम। तो आप लिख दिएगा आराम से कि r डैश व r किसको मेरे प्यारे बच्चों? R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर
किसमें? श्रेणी क्रम में मेरे प्यारे बच्चों। जोड़ने पर, जब जोड़ने पर आप जोड़ते इसको तो पाएंगे क्या कि r इक्वल टू आर डैश प्लस आर कितना 3, यानी r इक्वल टू आपका पहले से ये 3 ओम आया था और ये आपको मिला है 6 ओम, यानी r इक्वल टू 6 3 कितना 9 ओम। ये रहा आंसर। तो क्या बताएंगे? अगर हमें 9 ओम लाना है तो 2 को रखेंगे किस क्रम में? श्रेणी क्रम, सॉरी समांतर क्रम में, और 1 को श्रेणी क्रम में, तो हमारा ये आंसर आसानी से आ जाएगा। क्लियर? तो एक बुझने की तरह सवाल है, केवल सोचेंगे, समझेंगे, पकड़ने की कोशिश करेंगे तो 100% ये सवाल आपके लग जाएंगे। ठीक, अब नीचे इन दोनों का निष्कर्ष लिख दीजिएगा। 4 वाले का क्या आएगा और वैसे ही आपका 9 वाले का क्या आएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कम से कम आप लोग के जो फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं कोशिश करूंगा मेरे प्यारे बच्चों की उनको लगभग आपसे पूरे सवालों की जिक्र कर लें, चर्चाएं कर लें, यहाँ कोई रह ना जाए। केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चनों की अगले दिन करें क्योंकि प्रैक्टिस है नहीं, थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों दिक्कतें हो रही हैं, हल्का सा धीरे धीरे कंप्रोमाइज करेंगे तो हो सकता है। आगे लिखा है आपका क्वेश्चन कि किसी याद देख रहे किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए। तो बताएंगे किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लेमिंग का। किसका? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। किसका? बाएं हाथ का मेरे प्यारे बच्चों क्या नियम प्रयोग करते हैं? किस चीज में? सजी किसी भी धारावाही चालक में बल को ज्ञात करने के लिए। उन्होंने क्या बताया था? फ्लेमिंग ने बताया था कि जब अपने बाएं हाथ की तीनों उंगलियां, कौन कौन? अंगूठा, इसके बाद ये आपका जो आपका अंगूठे के बगल वाली उंगली, और इसके बाद मध्यमान, तर्जनी और मध्यमान, तीनों को एक दूसरे के लंबवत रखते हैं। तो जो आपका ये तीनों एक दूसरे के लंबवत है वह हर एक अलग अलग दिखाती है। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपको दिखाने की, समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे अगर आप देख पाए तो यहाँ पे मैंने यहाँ एक छोटा सा फिगर काट के यहाँ रखा है आपको बताने के लिए। और यहाँ देख पा रहे होंगे बावां हाथ दिया है, कह रहा है ये जो उंगली आपकी विद्युत धारा को दिखाती है, ये चुंबकीय क्षेत्र को, और ये आपके बल की दिशा को बताती है। तो आप परिभाषा में लिखेंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जब हम अपने तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत होती है, तो हमारा मध्यमान वाली उंगली जो होती है वह धारा, विद्युत धारा को बताती है, तथा तर्जनी अंगुली जो है हमारे चुंबकीय क्षेत्र को बताती है, तथा अंगूठा हमारे जो है मेरे प्यारे बच्चों बल को बताता है। इसे ही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। बस केवल कहानी की तरह लिख देंगे, आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब उसी में आपको एक क्वेश्चन आपका मेरे प्यारे बच्चों दिया हुआ है क्या कि चित्र की सहायता से विद्युत मोटर की कार्यविधि संक्षेप में समझाइए। तो मैं मेरे प्यारे बच्चों आपको जानकारी के लिए बता दूं, कार्यविधि तो आप पहले तो आंसर दे सकते हैं इसका कि कार्यविधि या विद्युत ऊर्जा को, बोला ना आपसे मोटर, तो बताएंगे यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। और मैं आपकी जानकारी के बता दूं ये विद्युत मोटर जो है मेरे प्यारे बच्चों इस साल शायद कट चुका है। ठीक, तो है कुछ नहीं, सिद्धांत वही बताएंगे। एक आर्मेचर का प्रयोग करते हैं जिसका नॉर्थ से साउथ को घुमाया जाता है, जिससे कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उसमें सर्पी वलय लगे होते हैं, उनमें विभक्त वलय लगे होते हैं, ये अलग अलग लगे होते हैं। लेकिन मैं इस पे ज्यादा जोर इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये आपका कट चुका है सिलेबस से। ठीक है ना? तो केवल अगर मान लिया जाता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो इसकी परिभाषा मैंने आपको आराम से समझाया कि आप बताएंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जब हम अपने बाएं हाथ की तीनों अंगुलियों को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो मेरा मध्यमान जो है विद्युत धारा को, तर्जनी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को, और अंगूठा बल की दिशा को बताता है। ठीक ना? चलिए, तो यहां से आपका फिजिक्स का जो दिया गया टॉपिक है ये आपका जो है फिनिश हो चुका है। अब आते हैं केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आईयूपीएसी नाम बताइए। कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? आईयूपीएसी नाम। और आईयूपीएसी नाम जानते हैं, आई मीन्स इंटरनेशनल, यू मीन्स यूनियन, पी मीन्स प्योर, ए मीन्स अप्लाई, सी मीन्स केमिस्ट्री, यानी इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाई
केमिस्ट्री। पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे किया CH3COOH। तो कुछ ऐसे केमिस्ट्री में यौगिक होते हैं जिनका साधारण नाम भी होता है और जिनका आईयूपीएसी नाम भी होता है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों ये जो लिखा है, क्या लिखा है, ये जो लिखा है आपका फॉर्मूला CH3COOH, इसे सिंपल भाषा में कहते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एसिटिक आपका अम्ल। यहाँ लिखा है COOH, ये क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक में का ना। अगर नाम की बात करें तो कार्बन कितने हैं? 2। तो पहला रहता है तो मेथ और दूसरा हो तो एथ, यानी इसका नाम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो कहेंगे इसका नाम होगा एथेनोइक। एथेनोइक क्या मेरे प्यारे बच्चों? अम्ल। तो ये फॉर्मूला एथेनोइक अम्ल का CH3COOH। ठीक, चलिए नेक्स्ट इसी में दूसरा दिया HCHO। इसको भी साधारण नाम में अगर बात कर ले जाए तो इसे बुलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड नाम से। किस नाम से? फॉर्मेल्डिहाइड। अगर बात कर लें इसके आईयूपीएसी नाम की तो ये पीछे लिखा CHO, यह एक प्रकार का क्रियात्मक समूह है और CHO एक कीटोन समूह में आता है। किस में आता है? कीटोन में। और CO और CHO थोड़ा सा जो है अब नाम में हल्का सा जो है भटक सकते हैं। यहाँ पे इसके नाम की बात करें, मैंने कहा साधारण में फॉर्मेल्डिहाइड होगा और आईयूपीएसी नाम में कार्बन एक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको मेथेनेल या मेथेनल से के नाम से भी जाना जाता है। तो बताएंगे आप कि HCHO का आईयूपीएसी नाम मेथेनल। ठीक है, ये हो गया आपका सामान्य आईयूपीएसी नाम, दोनों दिए गए आपके क्वेश्चनों के। अब आते हैं इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या बताइए। क्या करने की मेरे प्यारे बच्चों? दिया बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बनाने की एक विधि, बनाने की एक विधि, और विधि के साथ साथ आप लोग से मेरे प्यारे बच्चों उपयोग भी पूछ लिया है। कोई बात नहीं, आराम से बता लेंगे। उपयोग बताइए, ठीक है। चलिए पहले सबसे पहले आपकी जानकारी लिए बता दूं, ये लिखा है जो बेकिंग सोडा, इसको बोलते हैं सामान्य, अगर नाम की बात करें तो इसे कहते हैं, इसके नाम में रासायनिक नाम में ये साधारण नाम जो बेकिंग सोडा, इसको बोलते हैं खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट। कह रहा है कि बेकिंग सोडा बनाने की एक विधि, ठीक है। सिंपल आप करेंगे क्या कि बनाने की विधि, तो आराम से हाल में लिखिएगा बनाने की विधि। किसको? सामान्य सोडियम बाइकार्बोनेट को ना। इसके रासायनिक नाम सोडियम बाई मेरे प्यारे बच्चों कार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की विधि, बनाने की विधि। तो अब बताएंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनाया जाता है। तो आप बताएंगे कि जब Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट में यानी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और जब जल को मिलाते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों बनता है 2NaH और CO आपका 3। ये आपका सिंपल बनता है क्या, यहां से NaCO3 जिसको आप बोलते हैं क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, एकदम सिंपल रिएक्शन है, आसानी से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से कह रहा है एक और बोला था आपसे, एक उपयोग बताइए। क्या बताइए? एक उपयोग। तो इसमें एक उपयोग में बता देंगे, पहला सही इसको खाने में, पहला सही खाने में प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद दूसरा बताएंगे क्या कि दूसरा चर्म उद्योग में, चर्म उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग इसका जो ठोकवा बनाने में करते हैं। क्या ठोकवा? वही बोला आपसे, खाना बनाने में, ठोकवा बनाने में, क्योंकि ये सब खुरपाती नाम आपको याद रहेंगे, ठोकवा बनाने में किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। तो ये आपके 3 उपयोग हो गए। यहां से ये भी आपका 5वें का दूसरा भी खत्म हो गया। क्लियर? चलिए अब चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों? अगला दिया आपसे कि क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, क्या होता है जब, और कह रहा है आपसे कि केवल क्या देना है मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी कोई लिखने की जरूरत नहीं है, केवल रासायनिक समीकरण देना है। क्या देना है? रासायनिक समीकरण। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, लिखा है कि जिंक चूर्ण का,
जिंक चूर्ण को करा मेरे प्यारे बच्चों तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से। किससे? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल में मिलाया जाता है, अम्ल में मिलाया जाता है ना। फटाक से कर लेंगे आप। क्या है? जिंक, जिंक का फार्मूला होता है Zn और प्लस तनु H2SO4 का अर्थ मेरे प्यारे बच्चों H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और मिलाएंगे तो बनेगा आपका ZnSO4 प्लस। बचा क्या मेरे प्यारे बच्चों? केवल बचा आपका H2, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। ये आपका सिंपल रिएक्शन कि जब जिंक में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो ZnSO4 प्लस H2 बनता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। इसी में अगला और रिएक्शन दिया है, करा है सोडियम ऑक्साइड का। किसका मेरे प्यारे बच्चों? दिया है सोडियम ऑक्साइड का। सोडियम ऑक्साइड का किसके साथ कराना है? जल के साथ। सोडियम ऑक्साइड को कहा मेरे प्यारे बच्चों जल में क्या करने पर घोला जाता है तो क्या बनेगा? घोला जाता है तो लिखेंगे आप सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Na2O। सबसे पहले बेसिक है तो फॉर्मूला नहीं जानेंगे तो आने वाला नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो सोडियम ऑक्साइड का Na2O करा जल, जल का अर्थ मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे H2O, H2O। तो सोडियम Na2O प्लस H2O, तो जब आप कराएंगे रिएक्शन देंगे आप मेरे प्यारे बच्चों, तो ये अगर आप इनको ध्यान से देखें तो ये क्या क्या बनने वाले हैं। ठीक, तो जब इन दोनों को क्रिया कराएंगे एक साथ तो यहां से बनने वाला आपका Na आपका OH, NaOH। तो NaOH जब ले लेंगे तो अभी आपके पास मेरे बच्चों अगर ध्यान से अगर देखते हैं तो अभी आपके पास क्या बचा हुआ है? यहां से एक S निकल चुका है और यहाँ O निकल चुका है आपका, यहाँ Na2 है, यहाँ 2 लगा देंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 निकल गया H, और यहाँ से सिंपल आप निकाल देंगे H के आपका 2। तो बनेगा क्या? ये आपका बनेगा NaOH प्लस H2, यानी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, क्लियर? आराम से शीघ्रता से करेंगे तो हर एक सवाल आपसे हो सकता है। कहते हैं कोई भी कार्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं होता है, हारा तो वो है जो कभी जिंदगी में लड़ा नहीं होता है। ठीक ना, केवल प्रैक्टिस मारेंगे तो आसानी से हो सकता है, केवल अभ्यास करने की जरूरत है। ठीक, क्लियर? बस तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कि एक और दिया लगा दे, एक और लगा देते हैं। ठीक ना, देख लीजिए आप लोग ध्यान से। क्या था? सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, सोडियम ऑक्साइड जल में घोलेंगे तो इसको मिलाना है तो केवल आपका ये अगर 2 लगा देते तभी आपका काम हो जाएगा। यहाँ देखिए अभी क्लियर किया हूँ, Na2O प्लस H2O बनाएंगे, बनेगा 2Na आपका OH। ठीक है ना, चलिए इस चीज को आप ध्यान देंगे कि इतना इतना को रिएक्शन देंगे तो इतना बनने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए ध्यान से फिर देख लीजिए। सोडियम ऑक्साइड को Na2O लिखेंगे प्लस जल यानी H2O, रिएक्शन देंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये बनेगा आपका 2Na और आपका OH। हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2, और Na2 है तो Na2, यहाँ 2 लगा दिए। एकदम सिंपल रिएक्शन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला चलते हैं, निम्नलिखित अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। पहला है संकलन अभिक्रिया, दूसरा प्रतिस्थापन। मेरे प्यारे बच्चों लिखा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया को, निम्नलिखित अभिक्रिया को कर अभिक्रिया को मेरे प्यारे बच्चों दिया है उदाहरण सहित समझाइए, उदाहरण सहित समझाइए। और इसमें मेरे प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन दिया है, हेडिंग है संकलन, संकलन किसे कहते हैं, और दूसरा दिया मेरे प्यारे बच्चों प्रतिस्थापन। क्या है? दूसरा आपका दिया है प्रतिस्थापन। ठीक है, तो पहला आपको मैं सिखाऊंगा, पहले की चर्चा करेंगे हल में संकलन किसे कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों संकलन का एक और नाम होता है जिसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो बताएंगे परिभाषा में कि जब दो या दो से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? संयोग करते हैं। क्या करते हैं? संयोग करते हैं, संयोग करते हैं तो उसे संकलन कहते हैं, या कह सकते हैं आप लोग संकलन अभिक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा क्या बताएंगे? तो सिंपल, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करते हैं
तो उसे संकलन कहते हैं। क्वेश्चन दिया था, उदाहरण से समझाइए। आराम से शीघ्रता से आप उदाहरण को बता सकते हैं। जैसे सी यानी कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन को जोड़ते हैं तो बनता है CO, क्या मेरे प्यारे बच्चों, 2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। चलिए, अब यहां देखा आपने कि अलग अलग तत्व थे, अलग अलग पदार्थ थे, उनको मिलाए तो एक बन गया। अगला कह रहा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगला आपका कौन सा है, प्रतिस्थापन। तो बताएंगे आप कि यौगिकों के जब किसी यौगिकों के समूह, क्या किसी यौगिकों के समूह अन्य यौगिकों से, अन्य बताएंगे आप कि अन्य यौगिकों के परमाणुओं में, यौगिकों के समूह अन्य यौगिकों के परमाणुओं के स्थान को ग्रहण कर लेते हैं, स्थान को ग्रहण कर लेते हैं तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या बताएंगे परिभाषा, यौगिक के समूह अन्य यौगिक परमाणु के स्थान को ग्रहण कर लेते हैं तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर। जैसे बाबू अगर मैं आपको बताऊं, जैसे सपोज दैट CH4 मीथेन है। अब करते क्या है, मीथेन के साथ क्लोरीन गैस को मिलाते हैं, क्लोरीन गैस को मिलाते हैं तो यहां से बनेगा आपका CH3Cl और प्लस मेरे प्यारे बच्चों H, क्लोरीन गैस को मिलाते हैं तो प्लस में हो जाएगा आपका क्या, यहां से HC और L। तो यहां से एक हाइड्रोजन निकला, यहां से एक क्लोरीन निकला तो यहाँ HCl यहां चला गया और इसमें क्लोरीन यहां आ गया, आपको देखे HCl3 और Cl बन गया। तो यह आपके पास क्या था, एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक अच्छा सा उदाहरण था। ठीक। तो यहाँ पे आपका बायो वाला टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों फिनिश हो चुका है। सॉरी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का टॉपिक ये फिनिश हो चुका है। अब बायो की चर्चा नेक्स्ट डे करेंगे क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो गया। तो चलते हैं, अब यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपको सर झुका के हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।